Hi guys, this is Manu Mishra, subject matter expert, legal aptitude, legal tutorial. आई होप आप लोगों की पढ़ाई सही चल रही होगी। रिसेंटली परसों ही एलिट का नोटिफिकेशन आया। सेकंड मई को एग्जाम है, तो जो लोग पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, जिन लोगों ने वो पढ़ना स्टार्ट कर दें। और जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी ट्रैक पे चल रही है पढ़ाई, वो थोड़ी सी और मेहनत करना स्टार्ट कर दें। सो इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ के करंट लीगल नॉलेज। और फर्स्ट न्यूज इज अबाउट अर्नब रंजन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अर्नब गोस्वामी को रिसेंटली अरेस्ट कर लिया गया बाय द मुंबई पुलिस। रीजन भी 2018 में उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुई थी फॉर द अबिटमेंट ऑफ सुसाइड की। अबिटमेंट ऑफ सुसाइड डिफाइंड है अंडर सेक्शन 306। उस वो केस ऑलरेडी क्लोज हो चुका था, उस केस को फिर से रीओपन किया गया। रीजन भी क्योंकि रिसेंटली महाराष्ट्र में मुंबई में एक केस चला था, बहुत ही लाइमलाइट में रहा था, ऑफ सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का। उस उस केस से रिलेटेड अर्नब गोस्वामी ने बहुत टीवी डिबेट्स करी। अर्नब गोस्वामी बेसिकली रिपब्लिक टीवी के मेन एंकर है और वन ऑफ द को फाउंडर भी है। उन्होंने बहुत टीवी डिबेट्स करी जिसमें उन्होंने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को क्रिटिसाइज किया, मुंबई पुलिस को क्रिटिसाइज किया, पर्सनली उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को भी क्रिटिसाइज किया। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने रिटेलिएट किया, गलत तरीके से रिटेलिएट किया और उनको अरेस्ट कर लिया गया फॉर द केस ऑफ अबिटमेंट ऑफ सुसाइड, जो कि एफआईआर लॉन्च हुई थी 2018 में। अब जब उन्होंने बेल की एप्लीकेशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दे दी। और साथ साथ उन्होंने एक सेंटेंस भी बोला, सुप्रीम कोर्ट के जज ने सेंटेंस भी बोला कि क्रिमिनल लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में वेपन ना बन जाए, टूल ना बन जाए टू हरास द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर देखा जाए तो अर्नब गोस्वामी अपने फंडामेंटल राइट का यूज कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। Now we move on to our next issue. Next issue is about accused can get bail if proof is not over in time. इस केस में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बोला कि अगर किसी एक्यूज की इन्वेस्टिगेशन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में नहीं होती है तो उसको उसके पास राइट है टू गेट द बेल। अंडर द सीआरपीसी सेक्शन 167 डिफाइंड कि अगर किसी पर्सन ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट या इंप्रिजनमेंट फॉर 10 इयर्स है, तो उस पर्सन को कस्टडी में रखा जाएगा ओनली फॉर 90 डेज। अगर किसी पर्सन ने क्रिमिनल एक्ट किया जिसकी पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स से बिलो है, उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा ओनली फॉर 60 डेज। तो इन 90 डेज और 60 डेज के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करना होगा। अगर इन 90 डेज और 60 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाता है तो एक्यूज के पास राइट है टू गेट द बेल। यह भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला। अब जब बेल की बात आई है, अपन अर्नब गोस्वामी के केस में भी बेल से रिलेटेड पढ़ा और रिसेंटली अपन बेल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज बेल? सो बेल इज बेसिकली प्रोविजनल रिलीज आफ्टर द रजिस्टर्ड ऑफ एन एफआईआर एंड बिफोर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। जो टाइम पीरियड होता है, जिस पीरियड में आप जेल में होते हैं, आप पुलिस कस्टडी में होते हैं, आप उसके लिए बेल एप्लीकेशन डालते हैं क्योंकि आपको रिलीज होना होता है फ्रॉम द जेल, फ्रॉम द प्रिजन और फ्रॉम द पुलिस कस्टडी। So bail basically are of three types. First one is regular bail, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 437 एंड 439। 437 बताता है रेगुलर बेल इन दी बेलेबल ऑफेंस। रेगुलर बेल कब मिलती है? रेगुलर बेल की एप्लीकेशन आप कब डालते हो किसी कोर्ट में? जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, आप पुलिस कस्टडी में हो, आपको पुलिस अरेस्ट करके ले जा चुकी है, आप पुलिस कस्टडी में हो, फिर आप बेल की एप्लीकेशन डालते हो। दैट इज डिफाइंड, दैट इज नोन एज रेगुलर बेल। 437 बताता है रेगुलर बेल इन द बेलेबल ऑफेंस एंड 439 बताता है बेल इन द नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी पर्सन का राइट है टू गेट द बेल in some condition, in some specific cases, like किसी प्रेग्नेंट वुमेन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया तो प्रेग्नेंट वुमेन का राइट है टू गेट द बेल। या किसी पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया जब वो पुलिस कस्टडी में है, उसकी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई हो, उसकी बहुत ही हेल्थ डिटेरियोरेट हो गई हो, उस केस में भी आपको बेल ग्रांट हो सकती है।
second type of bail is known as interim bail. इंटरिम बेल सीआरपीसी में कहीं डिफाइंड नहीं है, ये बेसिकली जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से आया, जुडिशरी ने ये टर्म इशू किया इंटरिम बेल। इंटरिम बेल बेसिकली जब कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में होता है और जो बेल की एप्लीकेशन डालता है, और जो बेल की एप्लीकेशन डालने के बाद और बेल की एप्लीकेशन रिजल्ट के जो टाइम पीरियड होता है उसमें आप बेल ग्रांट करते हो, आप बेल मांगते हो फ्रॉम द कोर्ट। तो इंटरिम बेल इज बेसिकली फॉर द time bail, only for the 45 days. And third type of bail is known as anticipatory bail, which was defined under section 438. ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा anticipatory bail, ये डिफाइंड है सेक्शन 438 में ऑफ द सीआरपीसी। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब आप जेल नहीं जाए और आपको बेल मिल जाए। जैसे कि रेगुलर बेल में क्या होता था, रेगुलर बेल में आपको अरेस्ट कर लिया जाता था, उसके बाद आप बेल की एप्लीकेशन डालते थे। बट एंटीसिपेटरी बेल आप के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और आपने बेल ले ली फ्रॉम द कोर्ट, आप पुलिस कस्टडी में नहीं जाते, आप प्रिजन में नहीं जाते, आप जेल में नहीं जाते और आपको बेल ग्रांट हो जाती है। दैट इज नोन एज एंटीसिपेटरी बेल। इन तीनों बेल में बेल कब तक मिलती है? बिफोर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट इशू। नेक्स्ट इशू इज अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये इशू बहुत ही लाइमलाइट में रहा और 90 to 95% चांसेस है कि क्लैट और एलेट में पूछा जा सकता है। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस इशू। कंटेम्प्ट बहुत लाइमलाइट में रहा। फर्स्ट टाइम लाइमलाइट में आया बिकॉज ऑफ प्रशांत भूषण के ट्वीट की वजह से। सेकेंड टाइम लाइमलाइट में आया बिकॉज ऑफ जगन मोहन रेड्डी। थर्ड टाइम लाइमलाइट में आया बिकॉज ऑफ कुणाल कामरा का ट्वीट। एंड रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस के कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा ने भी ट्विटर पे ट्वीट किया और उनके अगेंस्ट भी कंटेम्प्ट का केस फाइल हो गया। सो व्हाट इज कंटेम्प्ट? सो कंटेम्प्ट मींस व्हेन यू डिसरिगार्ड और डिसऑनर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। सो जो कंटेम्प्ट के केस का जो प्रोसीजर है और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसका जो डिफाइंड है वो कहां डिफाइंड है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में एक अलग से एक्ट बना हुआ है। और कंटेम्प्ट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिविल कंटेम्प्ट एंड अनदर वन इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब जब किसी कोर्ट ने, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोर्ट मींस कोई भी हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, अगर किसी कोर्ट ने जजमेंट दिया या डिक्री दी या ऑर्डर दिया, आप उसको डिसरिगार्ड कर रहे हो या डिसऑनर कर रहे हो। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मींस when you disregard or disrespect the authority of the court by the oral statement or by the written statement. एग्जाम्पल प्रशांत भूषण का ले लेते हैं। प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर ट्वीट किया था, तो बेसिकली दिस अ टाइप ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है किसी पर्सन को पनिश करने के लिए फॉर द कंटेम्प्ट अंडर द आर्टिकल 129 एंड अंडर द आर्टिकल 215 हाई कोर्ट के पास पावर है टू पनिश द पर्सन फॉर द कंटेम्प्ट। अब डाउट रेज होता है, सर व्हाट अबाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड व्हाट अबाउट सेशन कोर्ट? अगर किसी पर्सन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में कंटेम्प्ट किया तो उस स्टेट के हाई कोर्ट के पास पावर है टू पनिश द पर्सन फॉर द कंटेम्प्ट। और ये पावर हाई कोर्ट को कहां से मिलती है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 10 से। अब आप न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो कर रहे होंगे, न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे, तो कंटेम्प्ट के केस में अटॉर्नी जनरल का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। सो बेसिकली अगर कंटेम्प्ट, किसी पर्सन ने कंटेम्प्ट किया है तो उसके अगेंस्ट दो तरीके से केस फाइल हो सकता है। फर्स्ट वन इज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सू मोटो कॉग्निजेंस ले ले। सू मोटो का मतलब बाय इट्स ओन, खुद से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केस फाइल कर दे किसी पर्सन के ऊपर अगर उसने कंटेम्प्ट किया है। सेकेंड जो तरीका है, इट्स अबाउट पिटीशन। कोई थर्ड पर्सन पिटीशन डाल दे किसी पर्सन के अगेंस्ट जिसने कंटेम्प्ट किया है। जब कोई पिटीशन जाती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट, इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल उसको रेक्टिफाई करेंगे। अटॉर्नी जनरल के पास वो जाएगी सबसे पहले कि अटॉर्नी जनरल डिसाइड करेंगे कि उस पर्सन ने कंटेम्प्ट किया कि नहीं किया। अगर उस पर्सन ने अगर कंटेम्प्ट, इन द ओपिनियन ऑफ अटॉर्नी जनरल वो कंटेम्प्ट होता है तो उसकी पिटीशन फाइल हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में कोई पर्सन पिटीशन डालता है तो सबसे पहले वो पिटीशन जाती है कहां पर? एडवोकेट जनरल के पास। एडवोकेट जनरल अगर बोलता है कि इस पर्सन ने हाँ कंटेम्प्ट किया है तो वो पिटीशन फाइल हो जाती है हाई कोर्ट में।
Now we move on to our next issue. This next issue is about Feroz Iqbal Khan versus Union of India. Recently, टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 का रिजल्ट आया. अब इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री विद डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन. सो यूपीएससी 2019 के रिजल्ट में बहुत सारे हिंदू से, बहुत सारे मुस्लिम से, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के स्टूडेंट्स से. जो इमेज में आपको दिख रहा होगा, जो पर्सन है सुरेश चौहान के, ये इनका एक न्यूज चैनल है सुदर्शन टीवी. उस सुदर्शन टीवी में इन्होंने एक डिबेट स्टार्ट करी. डिबेट का नाम रखा यूपीएससी जिहाद, जिसमें उन्होंने बताया कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 के रिजल्ट में बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं. सो इस डिबेट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो गया. सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चलेगी, बहुत सारी पिटीशन गई और केस बना फिरोज इकबाल खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब देखा जाए तो सुरेश चौहान के फंडामेंटल राइट का यूज कर रहे थे, फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, जो कि डिफाइंड है आर्टिकल 19(1)(a) में. But there are some reasonable restrictions because fundamental rights are not absolute. There are some reasonable restrictions for the freedom of speech and expression. देखा जाए तो वो डिबेट, यूपीएससी जिहाद की डिबेट, कम्युनल वायलेंस को इंसाइट कर सकती है हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टीवी डिबेट को बैन कर दिया और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सुरेश चौहान को एक एक तरीके से नोटिस दिया कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई डिबेट करी तो आपको और आपके न्यूज चैनल को बैन कर दिया जाएगा. Now we move on to our next issue. Next issue, it's about High Court panel question setting up of special court to try the legislators. So recently, मद्रास हाई कोर्ट ने तीन जजेस की पैनल ने सुप्रीम कोर्ट के 2017 के ऑर्डर पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का क्वेश्चन पूछा. इन द ईयर 2017 सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि वो स्पेशल कोर्ट सेटअप कर सकते हैं फॉर द लेजिस्लेटर्स मींस एमपीज एंड एमएलएस, कि जितनी भी केसेस एमपीज एंड एमएलएस के अगेंस्ट हैं वो केसेस स्पेशल कोर्ट्स में डील किए जाएंगे. और रिसेंटली 3 जजेस की पैनल मद्रास हाई कोर्ट की, उन्होंने क्वेश्चन किया कि जो आपने ऑर्डर दिया है टू सेटअप द स्पेशल कोर्ट्स, वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है. 3 जजेस की पैनल ने दो डाउट रेज किए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है. फर्स्ट डाउट इज अबाउट कि जितने भी कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट स्टैब्लिश होता है तो वो ऑफेंस सेंट्रिक होता है, ऑफेंडर सेंट्रिक नहीं होता. ऑफेंडर सेंट्रिक का मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ पर्सन को पर्सपेक्टिव में रखते हुए कोई भी कोर्ट सेटअप नहीं करता. ऑफेंस को पर्सपेक्टिव में रखते हुए, ऑफेंस को दिमाग में रखते हुए आप कोर्ट्स को स्टैब्लिश करते हो. बट इस केस में क्या हुआ, इस ऑर्डर में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था टू स्टैब्लिश द कोर्ट, टू स्टैब्लिश द स्पेशल कोर्ट टू ट्राई द लेजिस्लेटर्स. तो उन्होंने कम्युनिटी ऑफ पीपल को दिमाग में रखते हुए कोर्ट्स को स्टैब्लिश करवाया, कोर्ट को सेटअप करवाया. सेकेंड डाउट रेज किया कि कोई भी नई चीज बनती है, कोई भी नया कोर्ट बनता है तो नया कोर्ट कब बनेगा, बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेटर. लेजिस्लेटर ने अगर बिल पास किया दोनों हाउसेस में और उस पर गवर्नमेंट ने असेंट किया, तब जाके आप कोर्ट को सेटअप कर सकते हो. लेकिन अगर देखा जाए तो कोर्ट सेटअप कैसे हुए, बाय द ऑर्डर ऑफ द जुडिशरी, और सेटअप किए गए किसके द्वारा, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी, और होने किसके अकॉर्डिंग चाहिए, बाय द लेजिस्लेटिव एक्ट. सो बेसिकली दिस इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर. अब क्वेश्चन रेज होता है, क्या हमें ऐसी स्पेशल कोर्ट्स की जरूरत है? बिल्कुल, स्पेशल कोर्ट्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है. अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो इतनी, अकॉर्डिंग टू द डेटा, देयर आर 4,000, मोर देन 4,000 केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट द लेजिस्लेटर्स, 4,000 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट द लेजिस्लेटर्स. एग्जाम्पल ले लो, लालू प्रसाद यादव का एग्जाम्पल ले लेता है. उन्होंने 1996 में चारा घोटाला किया था. अबाउट 500 करोड़ रुपीस का अमाउंट था, वो करप्शन था वो. उसका जजमेंट 2017-18 में आया. सो इट टेक्स मोर टाइम फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ करप्शन केसेस. सो इसीलिए स्पेशल कोर्ट का सेटअप करना चाहिए टू ट्राई द लेजिस्लेटर्स. नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट इशू. नेक्स्ट इशू इज अबाउट
Punjab withdraws consent, general consent to CBI. So basically, not only Punjab, 8 non-BJP ruling states ने अपनी जनरल कंसेंट वापस ले ली फ्रॉम द सीबीआई। अब जनरल कंसेंट होता क्या है? सीबीआई इज अ बॉडी जहां पर सीबीआई बेसिकली सीबीआई की अथॉरिटी होती है ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, नॉट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अगर उनको स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेट करना है तो उनको कंसेंट लेनी होगी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने केस में फर्टिको मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीबीआई में जजमेंट दिया। उसमें बोला कि अगर सीबीआई को किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेट करनी है तो उस स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेनी होगी। सीबीआई है क्या बेसिकली? तो सीबीआई इज अ इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी and was established under the Delhi Police Establishment Act 1946, and it comes under the Ministry of Public Grievances and Pension. अब सीबीआई के अलावा एक और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जैसे सीबीआई सिर्फ लिमिटेड है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल तक, उसका ज्यूरिडिक्शन नहीं होता स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल तक, बट देयर आर अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लाइक नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसका पूरा ज्यूरिडिक्शन है इन ऑल ओवर इंडिया। सो एनआईए केसेस डील करता है रिलेटेड टू द टेररिज्म। Okay, and NIA was established under the Act of NIA Act 2008. इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था, इस एजेंसी को स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर द 2008 मुंबई अटैक, 26/11 मुंबई अटैक। Now we move on to our next issue and last issue about what is महाजन कमीशन। जब 1960 में बॉम्बे स्टेट का डिसइंटीग्रेशन हुआ बिटवीन गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, जो 1960 के पहले बॉम्बे स्टेट में आता था, बट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ बॉम्बे स्टेट उस बेलगाम डिस्ट्रिक्ट को मैसूर स्टेट, करेंटली उसको कर्नाटका स्टेट में इंक्लूड कर दिया गया। अब ये डिस्प्यूट इसी वजह से इशू में है क्योंकि बेलगाम डिस्ट्रिक्ट की 80% ऑफ द पॉपुलेशन मराठी स्पीकिंग है, बाकी रिमेनिंग 20% इज कन्नड़ स्पीकिंग। देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज तो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट को महाराष्ट्र स्टेट में होना चाहिए, बट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन इन 1960 ये बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कहां चला गया? इन द मैसूर स्टेट, जिसको करेंटली अपन कर्नाटका स्टेट बोलते हैं। बहुत ज्यादा ये डिस्प्यूट चला बिकॉज ऑफ बेलगाम डिस्ट्रिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स। फिर 1966 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और एक कमीशन सेटअप करी, महाजन कमीशन। महाजन कमीशन ने डिसाइड किया कि 260 विलेजेस ऑफ द बेलगाम डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे देने चाहिए और रिमेनिंग 214 विलेजेस आपके कर्नाटका स्टेट को। बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस महाजन कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें पूरा का पूरा बेलगाम डिस्ट्रिक्ट चाहिए। अब ये डिस्प्यूट तब से चला आ रहा है फ्रॉम द ईयर ऑफ 1960। रिसेंटली महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने एक कमेंट किया और उस कमेंट में बेसिकली उस कमेंट को क्रिटिसाइज किया कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर येदुरप्पा ने, वाईएस येदुरप्पा ने, जिसमें उन्होंने बताया कि अजीत पवार के ऐसे कमेंट कम्युनल वायलेंस फैला सकते हैं, वायलेंस हो सकता है, वायलेंस को इग्नाइट कर सकते हैं ऐसे कमेंट्स। और रिसेंटली स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है अंडर द आर्टिकल 131, and article 131 talks about original jurisdiction. So किसी इंडिविजुअल का अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तभी वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर द आर्टिकल 32। बट इफ देयर इज अ केस अगेंस्ट स्टेट वर्सेस स्टेट और स्टेट वर्सेस सेंटर, तब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकती है अंडर द आर्टिकल 131 which talks about original jurisdiction. So recently स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने अभी केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में अंडर द आर्टिकल 131 अगेंस्ट द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो बेसिकली ये था अपना करंट लीगल नॉलेज नवंबर मंथ का रिकैप। अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप या डीसीएस ग्रुप में पूछ सकते हैं। बाय बाय गाइस, हैव फन।